यहाँ से जो है एक अलची में सब स्टेशन है, वो हमने ही जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के तहत बना के पीडीडी को हैंड ओवर किया था। 2 लाइनें यहाँ से जाती हैं, 66 के भी वोल्टेज पे हैं ये, और वहाँ से फर्दर एक लाइन खलसी चली जाती है और एक जो है लेह चली जाती है। दोनों जगह पावर ग्रिड के सब स्टेशन हैं, प्लस लेह पीडीडी के भी अपने भी सब स्टेशन हैं, तो उनके थ्रू पूरे लेह में या लद्दाख में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस ये डैम का लेंथ कोई 12 किलोमीटर? नहीं, डैम का नहीं, ये रिजर्वायर डैम तो लगभग हमारा 250 मीटर के करीब लेंथ ओके जी ये रिजर्वायर का 19 किलोमीटर तक। हाँ, एग्जैक्ट 90 किलोमीटर 19 ओके। इसका डेप्थ कितना होगा सर? डेप्थ 80 मीटर के आसपास। नहीं 55 मीटर। ये हमारा इन्वायरमेंट फ्लो है जो कि रेगुलेट करते एनडीटी हैं। की गाइडलाइन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। उसमें हमें क्या होता है कि मशीनें चलें या ना चलें, आपको कुछ फ्लो जो है डाउन स्ट्रीम में छोड़ते रहना पड़ता है, जिससे कि जो फ्लोरा और फोना है वो अपना सस्टेन करता है। तो इसके लिए एक गेट से हम लोग जो है पानी हमेशा लगातार छोड़ते रहते हैं। मशीन जो चल रही है जैसे उधर से वो अलग से पानी दे रहा है और ये हमारा अलग से। अगर पानी कभी मशीन बंद करनी हुई तो इन गेट को नीचे कर देते हैं और वो पानी रुक जाता है। चलाना होता है तो गेट उठा देते हैं, पानी इसमें जाता है। तो हमारी लगभग 34 मीटर रेटेड हेड के लिए हमारी यूनिट्स हैं। तो पानी ऊपर से जाता है, नीचे फ्रांसिस टरबाइन लगी हुई है हमारी। तो पहले उस टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है, उसके ऊपर हमारा जनरेटर सेक्शन होता है। तो जनरेटर जो है फिर बिजली बनाता है, और वो बिजली जो है हमारी हर यूनिट की कैपेसिटी हमारी 15 मेगावाट है, 15 मेगावाट एक की है। प्लस इसमें थोड़ा सा ओवरलोड कैपेसिटी डिज़ाइन होता है, तो उस हिसाब से हम जब तीनों यूनिट चलाते हैं तो 45 मेगावाट जो है हम जनरेट करते हैं। ओके। तो यहाँ से पेन स्टॉक बने हुए हैं, उसके थ्रू जो है वो जा रहा है। वो लगभग 3.3 मीटर डाया का पाइप ही समझिए, पाइप है जिसके थ्रू वो जो है पानी हर यूनिट में जा रहा है। आप लोगों को जब वहाँ नीचे ले जाएंगे तो दिखेगा। इधर से रेडियली इन घुसता है और फिर ये नीचे की तरफ निकलता है। तो इस पानी के मोशन के ड्यूरेशन में पूरा जो पानी में एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो फिर इस शाफ्ट के थ्रू जो है आगे हमारा जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर को घुमाने लगता है। अब क्या है, यहाँ पे जनरेटर में 2 पार्ट होते हैं, एक रोटर पार्ट है, एक स्टेटर पार्ट है। इस रोटर में पोल्स लगे होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डीसी करंट देते हैं। तो ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, हमने जो स्लॉटेड बनाया है, एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है। हर आसपास एक पोल नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, एक नॉर्थ एक साउथ, और ये घूमता भी है। तो ये जो हमारे ये स्टेटर में बार लगी होती हैं, कॉइल बोलते हैं। तो जब ये कोई भी मैग्नेट होता है तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंजेज आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड बनेगा उसके कारण जो अगर उसके अक्रॉस कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके एंड्स पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वही वोल्टेज जनरेट होता है। अगर उसको किसी लोड से हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। आपका जो करंट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रहेगी जब हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। लेकिन करंट हमारा बढ़ेगा, और वो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा वो अपोज करेगा इस टरबाइन के रोटेशन को, इसलिए रोटेशन की स्पीड हमारी हमेशा फिक्स रहती है। तीनों यूनिट अगर हम चला रहे हैं तो 45 मेगावाट हम बनाएंगे, प्लस इसमें इनहेरेंट ओवरलोड कैपेसिटी थोड़ी सी रहती है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 47 मेगावाट तक जनरेट जाते हैं। कुछ जो है पावर उसमें से हमारे इंटरनल ऑपरेटर्स को चलाने में यूज हो जाती है, कुछ तो इसको डीसी भी देते हैं थोड़ा सा फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, तो उसमें कंज्यूम होती है। प्लस हमारे बहुत सारे कूलिंग पंप होते हैं, गवर्निंग के लिए होता है। प्लस यहाँ एनवायरनमेंट इतना थोड़ा सा हार्श है
कि हम काफ़ी हीटिंग वीटिंग भी अप्लायंसेज यूज करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी जो है पावर कंज्यूम होती है। तो वो जो पावर कंज्यूम होती है उसको हम लोग ऑक्सिलरी कंजम्पशन बोलते हैं। उसके अलावा जो नेट पावर हो गई वो हम जो है ग्रिड में इंजेक्ट कर देते हैं। सर ये जो 3 यूनिट है ना आपका, तो तीनों को साथ में चलाना पड़ता है या आप अगर पानी कम हो तो 1 या 2 को चला भी सकते हैं? बिल्कुल, तीनों को साथ में चलाना जरूरी नहीं है। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम जो है उसको, जितना पानी अवेलेबल है तो एक को चलाएंगे, उससे ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो 2 को चलाएंगे। एक हमारी जो है लगभग 48 क्यूमेक्स पानी जो है हमारी खींचती है, तो तीनों चलाने के लिए हमको लगभग 150 क्यूमेक्स जो है पानी चाहिए। तो अगर 150 क्यूमेक्स का फ्लो कंटिन्यूअस आ रहा है तो उस समय तीनों यूनिट चलाएंगे, और अगर उससे कम आ रहा है तो हम उसको फिर उसके हिसाब से स्टैगर कर लेंगे कि कितना देर इकट्ठा करना है, कितना कंटिन्यूअस चलाना है। जैसे इस समय हम मोस्टली 1 यूनिट चला रहे हैं, वो भी 15 मेगावाट पानी, थोड़ा सा उससे कम पे चलाते हैं क्योंकि अभी पानी उतना कम है। अगर थोड़ा सा पानी और बढ़ेगा तो दूसरी यूनिट हम चलाएंगे। फुल पानी आ जाएगा जो हमारा 150 क्यूमेक्स से ज़्यादा, अगर या 150 क्यूमेक्स तक आ गया तो तीनों मशीन हम 24 आवर चलाते रहेंगे। अभी जो है पीकिंग के समय तीनों चलाते हैं, मतलब सुबह और शाम तीनों चलाते हैं, एक साथ चलाते हैं वो। और बाकी टाइम पे हम मोस्टली जो है 1 यूनिट चला रहे हैं हम अभी इस समय। ये अभी हम यहीं पे साइट पे इसको रिपेयर करते हैं हर साल। जो कोई एक रनर जैसे मान लीजिए वो घिस गया या उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए तो हम उसको यहीं पे जो है रिपेयर करते रहते हैं। तो अभी अंडर प्रोसेस है, देख रहे होंगे आपको थोड़ा चमक रहा है, ग्राइंडिंग मार्क्स हैं, तो वेल्डिंग के बाद वो ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। अभी इसके बाद इसमें इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे, फिर स्ट्रेस रिलीविंग का काम होगा। अभी ये लोग बेसिकली इसको पलट रहे हैं, पहले ये दूसरे साइड में था। हाँ, आइए आप लोगों को इधर ले चलते हैं। इसमें हमारे ये आप देखेंगे तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डायल टाइप थर्मोमीटर्स लगे हुए हैं। इधर कुछ आरटीडीज के फीडबैक्स आ रहे हैं, वाइब्रेशन का सिस्टम लगा हुआ है। ये पूरा सिस्टम स्काडा से कंट्रोल होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम लगा हुआ है। प्लस इधर हमारे एनंसिएशन पैनल है, इसमें भी कोई फॉल्ट जनरेट होगा तो उसमें अलार्म के लिए हूटर बजेंगे और ब्लिंकिंग आएगी। प्रोटेक्शन पैनल, तो इसमें हमारा जनरेटर प्रोटेक्शन पैनल अलग है, ओवरऑल डिफरेंशियल अलग है। प्लस हमारे आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए रिलेज लगे हुए हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल रिलेज भी लगे हुए हैं। मोस्टली हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है फिर उसको कंप्यूटर पे हम डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि किस नेचर का फॉल्ट आया, उसके एनालिसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि इसमें रिपेयर करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। वो चीज़ें हम यहाँ भी एनालाइज करते हैं, हमारा हेडक्वार्टर भी जाता है। चल, तो इसमें जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें हम पहले डीसी करंट देते हैं इसके पोल्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, इसका काम है वही इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करना। और पोल्स में जो वोल्टेज, पोल्स को जो करंट दिया जाता है उसी से कंट्रोल होता है। स्टेटर में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ वो सारा कुछ वो करता है। इसमें नीचे जो है, अब दिखेगा नहीं इस समय, नहीं तो हम दिखा देते हैं आपको। तो वो भीतर इसमें कंडक्टर्स लगे होते हैं, उसको स्टेटस और एक आयरन का कोर होता है, उसके बीच में वो कंडक्टर्स लगाए गए रहते हैं। उसी की असेंबली जो है वो स्टेटर बोलते हैं। तो उसी के थ्रू जो है हम करंट जो भी जनरेट होती है वो आगे ग्रिड में इंजेक्ट करते हैं। पावर जो है अभी इसमें जो है एक ही यूनिट चल रही है, आप 2 में देखेंगे 0 है, एक में 10.74 मेगावाट जो आ रहा है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ लगे हुए हैं। प्लस डिटेल में पैरामीटर कुछ देखना है तो हम स्केडा सिस्टम में भीतर के स्क्रीन में जाके हम उसको देख सकते हैं। यहीं से कंट्रोल भी करते हैं, ऑन ऑफ भी यहीं से करते हैं। लोड को घटाना बढ़ाना, सिंक्रोनाइज करना, लाइन ब्रेकर खोलना, एक्साइटेशन ऑन करना ऑफ करना, है सारा कुछ यहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली होता रहता है। सीसीटीवी के थ्रू हमारे डिफरेंट फ्लोर्स पे जो काम हो रहा है उसको भी हम मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे 3 यूनिट है,
तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के भी हम यहाँ देखते रहते हैं। हमारा रिजर्वायर कंट्रोल करने के लिए एक आर्मेक्स सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक रिजर्वायर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके थ्रू हम यहीं से बैठे बैठे गेट, रेडियल गेट जो वहाँ पे है पानी, उसको हम खोल सकते हैं, बहा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कितना वहाँ लेवल है, कितना इनफ्लो है, सारा डाटा यहाँ कंट्रोल रूम में आता रहा। अभी हम इंजेक्ट कर रहे हैं फिर, और दूसरे से 4.93 जा रही है, ये आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से अलची सब स्टेशन ही जा रहा है, फर्दर वहाँ से ये हम ग्रिड से जुड़े हुए हैं, वो भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं, हम भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रिड में जो इंजेक्ट कर रही है, जनरेटर का वोल्टेज कितना है, जो हमने फील्ड वोल्टेज दे रखा है, वो जो बोला था मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, कितना करंट स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है, अभी फील्ड बनाने के लिए हमने कितना करंट दे रखा है, पावर फैक्टर कितना है। यहाँ लद्दाख में एक इशू आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि थोड़ा सा वोल्टेज का इशू रहता है, वोल्टेज थोड़ा सा लो साइड में रहता है, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग के यहाँ भी आता है। और रिएक्टिव पावर काफ़ी हमारे यहाँ लोड आता है, हम पूरे कोशिश तो करते हैं हम लगभग पूरे लेह को सप्लाई दे सकें, तो हम 20-22 मेगावाट तक हम सप्लाई उस समय दे पाते हैं जब ग्रिड कट जाता है। लेकिन उस समय क्या है कि जो फीडर्स हैं, फीडर्स इतने स्टेबल नहीं होने के कारण बहुत बार आप लोग फेस करते होंगे कि आती है और जाती है, तो हमारी उसमें अगर फीडर्स में कहीं फॉल्ट है, कुछ है, कोई इशू है, तो मशीनें हमारी ट्रिप हो जाती हैं उस टाइम पे। फिर हम लोग फिर मेहनत करते हैं, फिर दोबारा ले आते हैं, और पीडीडी के लोग भी धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं। फिर वो 20-22 मेगावाट तक, नॉर्मली 20-22 मेगावाट तक पीक जब ग्रिड कट जाता है उस समय तक जाता है, तो वो सप्लाई पूरी यहीं से जाती है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ये जनरेटर वाला फ्लोर है, ठीक है, इसी के भीतर बिजली प्रोड्यूस होती है। इसके नीचे वो वाला सेक्शन दिखेगा जो आप लोग वो कैमरे में देख रहे हैं। आइए इसमें घुस सकते हैं। जनरेटर सेक्शन है जहाँ बिजली बनती है, और नीचे जो पानी आके इसको घुमाता है वो वाला सेक्शन है। हम सेस्मिक जोन देखते हैं, प्लस और सारी स्टडी की जाती है कि वहाँ मैक्सिमम किस स्केल तक का अर्थक्वेक आने की संभावना है। उसके हिसाब से हम डैम का डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन मतलब उसका स्ट्रेंथ, मतलब उसमें जो रिइंफोर्समेंट डालते हैं, जो उसकी वेट और ये डेप्थ से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, वो उसके हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। तो ये हमारा जो पावर स्टेशन है, ये इसका डैम जोन 4 में 9.5 रिक्टर स्केल के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ तक इस पर कोई खतरा नहीं है। दूसरा, हम लोग जब डैम डिज़ाइन करते हैं, एक और स्टडी की जाती है कि यदि डैम फेल्योर हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन था कि डैम का फेल्योर हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी स्टडी हम डैम बनाने से पहले भी करते हैं और हर 5 साल बाद दोबारा करते हैं, क्योंकि लोग नदियों के किनारे आके धीरे धीरे हैबिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो अभी हमने रिसेंटली इसका IIT रुड़की से वो स्टडी कराया है। तो ये डैम अगर फेल होता है तो इसमें कोई भी नीचे जो पॉपुलेशन है उसको कोई भी असर नहीं आने वाला है। कुछ रोड पे थोड़ी देर के लिए पानी आएगा, लेकिन कोई गांव अफेक्टेड नहीं होगा। ये अभी पिछले 4-5 महीने पहले हमने स्टडी कराई है, उसमें ये जो है बन के आया है। तो यहाँ किसी भी पॉपुलेशन को यदि डैम ब्रेक होता है कोई खतरा नहीं है।
इसमें जब कभी पानी छोड़ना होता है या डैम बनाते समय भी ये इंडस वाटर ट्रीटी का इशू बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी से बंधी हुई डिजाइन है, लेकिन जब से ये सस्पेंड कर दिया गया है अभी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले जो है इंडस वाटर ट्रीटी में जो प्रोविजंस थे कि हमको जो है पानी जो MDDL है जो हमारा अभी 3090 है उसके नीचे हम नहीं जा सकते थे। नदी हमारा रिजर्वायर पूरा भर जाए तब भी उसको खाली नहीं कर सकते थे, सिल्ट से भर जाए तब भी नहीं खाली कर सकते थे। और डैम की जो डिजाइन है, कितना पानी स्टोर करना है, कितना बड़ा डैम रहेगा, उसमें गेट की साइज क्या रहेगी, सिल्ट निकालने का कोई प्रोविजन डाल सकते कि नहीं डाल सकते, ये सारी चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी से रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो हमें बड़ा लिमिटेड सा स्कोप मिलता था कि ऐसे ही करके एक डैम आपको बना लेना है। तो अब जब भारत सरकार ने उसको अभी सस्पेंड कर रखा है, अभी उससे हम बाउंड नहीं है। अदरवाइज हम पानी छोड़ने से पहले भी उनको बताते थे, बहुत सारी चीज़ें के लिए हम उनके लिए बाउंड थे उस ट्रीटी के तहत जो है। बीते हुए जो समर्स की बात है जहाँ से यहाँ से जो NHP से पानी ज़्यादा छूटता है तो नीचे वाले गाँव को अलर्ट किया जाता है कि आप अभी भी किया जाता है। अगर पानी हम छोड़ते हैं तो हमारे सायरन लगे हुए हैं, काफ़ी आगे तक लगे हुए हैं और वो वायरलेसली कनेक्टेड हैं, तो हम उनको सायरन से अलर्ट करते हैं। तभी पानी जो रेडियल गेट की ओपनिंग, मतलब पानी अगर थोड़ा बढ़ाते हैं अगर फ्लो तो उनको अलर्ट करते हैं। सर अभी हमने देखा कि वो आपके जो प्लास्टिक है क्या उससे अगर पानी में अगर ये मशीन में कुछ खराबी या कुछ हो सकता है कि लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो पानी में फेंक रहे हैं? नहीं, वो आगे क्या है कि एक ट्रैश रैक लगा रहता है हमारा, तो वो मशीन के भीतर तो आने से रोक देगा वो उसको। अब ये चूंकि लकड़ियां नदी के किनारे पेड़ रहते हैं, वो लकड़ियां टूट के आएंगी ही आएंगी, प्लस जो ये नदी रोड के किनारे किनारे आ रही है तो बहुत सारे लोग पानी की बोतल और जूते चप्पल और ये कुछ लोग फेंकते रहते हैं। वैसे बहुत लिमिटेड मात्रा में आया है लेकिन आया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने पीछे कोशिश किया था, कुछ निकाला भी है, कुछ निकाल कर डिस्पोज किया है। और ये जब भी बर्फ़ पिघलेगी तो इसको हम पूरा पूरा डिस्पोज करेंगे। इसके लिए स्कीमर और ये सब का प्लान चल रहा है कि कैसे किया जाए। डिस्पोज कहाँ पे किया जाए? जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो गांव वाले लेके चले जाते हैं। और प्लास्टिक है हमारा ससपोल में जो है एक डंपिंग उनका यार्ड है, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट वो अलग लेते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग लेते हैं, तो उनको हम अपना दे देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लद्दाख में जो बर्फबारी पे भी असर पड़ रहा है, बारिश ज़्यादा गिरा तो उससे क्या डैम को कुछ असर पड़ रहा है, पानी की ज़्यादा पानी या कम होने? अब ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा इंट्रिकेट सब्जेक्ट है, उतना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर बारिश ज़्यादा हुई है जो हम लोगों ने फेस किया है, तो उसके कारण थोड़े से क्लाउड बस्ट भी हम लोगों ने फेस किए हैं। जो लामायुरू में हुआ था, ससपोल में हुआ था, यहाँ भी पानी पहले के मुकाबले पिछले साल ज़्यादा आया है। तो डैम पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। डैम हमारा डिजाइन काफ़ी, जो इसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, पानी ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इस साल पीछे सालों की तुलना में हमारे पास पानी ज़्यादा आया है और जनरेशन हमारा ज़्यादा हुआ है, ये तो हम बोलेंगे। लेकिन डैम में कोई खतरा फिलहाल जो जितना पानी बढ़ा है उससे कोई खतरा नहीं है। डैम की कैपेसिटी हमारे पानी डिस्चार्ज करने की काफ़ी ज़्यादा है। सर जब फ्लड आती है तो सिल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता? सिल्टिंग का प्रॉब्लम फ्लड आने पे काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है। पिछले साल हमने फ्लशिंग किया है, ऐसा नहीं है, फ्लशिंग किया है तो काफ़ी सिल्ट निकाला है, लेकिन उसमें हमने कुछ इशूज भी फेस किए थे। अब उसको हमारा हेडक्वार्टर देख रहा है कि कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाए। तो सिल्टेशन तो हर डैम में होता है, चाहे कोई भी डैम बना दीजिए, ओवर द पीरियड उसमें सिल्ट आके बैठेगी ही बैठेगी। तो इसीलिए डैम की हम सर्टेन लाइफ भी डिक्लेयर करते हैं कि वो उसके बाद अब देखिए भारत सरकार ने काफ़ी इस पे काम कर रही है, वो ड्रेजिंग और ये वो तरीके यूज करके। आप हमारे सलाल डैम में देखेंगे या JNK गवर्नमेंट का एक बगलिहार प्रोजेक्ट है, तो उसमें डिसिल्टिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड वो लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसा हम लोग को आदेश मिलेगा उस हिसाब से हम लोग भी अपने यहाँ करेंगे। फिलहाल पिछले साल हमने फ्लशिंग किया था तो काफ़ी सिल्ट हमने निकाला है, लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटिंग में फ्लशिंग अलाउ नहीं था। पहले हम फ्लशिंग नहीं कर सकते थे, सिल्ट जो आके एक्युमुलेट हो रही थी उसको निकालने का परमिशन एज पर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं था कि आप पूरा पानी बहा के निकाल दीजिए। तो जब से भारत सरकार ने सस्पेंड किया है, अब हमें फ्रीडम मिली है
तो उस पर मेथडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि कैसे करके निकाल सकते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है? प्रोजेक्ट का जो लाइफ होता है, जो हम लोग को टैरिफ मिलता है उसके हिसाब से हम 40 इयर्स मान के चलते हैं, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर हमारा 40 इयर्स में कुछ भी खराब नहीं होता है। खराब ये जो मशीनरी है थोड़ी बहुत खराब होती है। तो उसके बाद एक हमारा जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो उसके बाद हमको एक ऑप्शन देती है रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेटिंग का। उसमें जो भी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, सिविल स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं ख़राब होता है, तो जो भी चीज़ें ख़राब हुई रहती हैं उसको हम फिर से जो है चेंज करते हैं या उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो उसके बाद फर्दर 30 साल तक वो फिर से परमिशन मिल जाता है। तो लेकिन अब ये याद रखिएगा कि एनएचपी इंडिया में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सैकड़ों साल पुराने भी अभी चल रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिटेड लाइफ हम करके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे मेंटेनेंस प्रैक्टिस और कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज अंग्रेजों के ज़माने के भी हाइड्रो पावर स्टेशन अभी भी चले जा रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिटेड लाइफ करके आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी देखभाल कर रहे हैं, वही है, उस पर ऊपर डिपेंड करेगा।